एवरीवन, लर्न साइंस विद मीरा चैनल पर आपका स्वागत है। तो ये हमारा वीडियो का 4 पार्ट होगा। ऑलरेडी 3 वीडियोस हमने डिस्कस कर लिया है लाइफ प्रोसेसेस का। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा ये है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, यानी ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। इन सारे प्रोसेसेस को हम आज क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन होता है, यहाँ पर आपके 5 स्टेप्स इन्वॉल्व है। 5 स्टेप्स कौन कौन इन्वॉल्व है आपके न्यूट्रिशन में? तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये होता है आपका इंजेशन। क्या होता है? फर्स्ट प्रोसेस इज इंजेशन। ठीक है, क्या होता है इंजेशन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से 5 स्टेप्स हैं। यानी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में कितने स्टेप्स होते हैं आपके? 5 स्टेप्स। ओके, 5 स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड। फर्स्ट इज इंजेशन। इंजेशन हो जाएगा तो सेकेंड आपका होता है डाइजेशन। डाइजेशन होगा, देन होता है आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। थर्ड इज एब्जॉर्प्शन। फोर्थ जो होगा आपका होता है ये एसिमिलेशन। एसिमिलेशन एंड लास्टली इज 5 स्टेप इज ईजेशन। देखो, जो फर्स्ट और लास्ट वर्ड है ना, ईजेशन और इंजेशन, थोड़ा सा ही इसमें डिफरेंस है। यहां पर इंजेशन कहा जा रहा है और यहां पर आपका क्या कहा जा रहा है? ईजेशन कहा जा रहा है। क्या होता है आपका इंजेशन? देखिए, टेकिंग फूड, जब भी हम खाना खा रहे होते हैं तो जो सबसे पहले हम खाना को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं माउथ से, उसको हम बोलते हैं इंजेशन बोलते हैं। फिर समझते हैं डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होगा? जो भी आप खाना खाएंगे तो वो क्या होगा? डाइजेस्ट होगा। यानी कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉलेस्ट सब्सटेंसेस में जो कन्वर्ट करते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। जब इंजेशन हो गया, खाना खा लिया, फिर डाइजेशन होगा। डाइजेशन के बाद क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। यानी जो भी हम खाना खा रहे होते हैं उससे हमें क्या मिलता है? उससे हमें विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, फैट्स मिलते हैं, राइट। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू बॉडी से, यानी जो भी डाइजेस्टेड फूड होंगे वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं किसके द्वारा? हमारी बॉडी के सेल्स के द्वारा। तो खाना हम खाते हैं, दाल, चावल, रोटी, क्या वो सारे हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब किए जाते हैं? नहीं जी। उससे जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है ना, वो हमारी बॉडी सेल क्या करती है? उसको एब्जॉर्ब करती है। न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी मैंने एक बार डिस्कस करा था कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन होंगे, फैट्स हो गए, विटामिन्स हो गया, ऑल आर न्यूट्रिएंट्स, राइट। देन हम समझते हैं कि एसिमिलेशन मतलब सिंपल सा, इंजेशन हुआ, खाना आपने खाया, खाना खाने के बाद क्या हुआ? आपका डाइजेशन का प्रोसेस होगा। डाइजेशन के बाद क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होगा? हमारे बॉडी के सेल्स के थ्रू होगा, राइट। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है? एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन में क्या होते हैं? जो भी एब्जॉर्ब्ड फूड होते हैं ना, ये आपके क्या करते हैं? एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यानी एब्जॉर्ब फूड इज यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी। जो हम खाना खा लिए, हमारी बॉडी के थ्रू क्या किए गए? बॉडी सेल्स के थ्रू एब्जॉर्ब किए गए, और एब्जॉर्ब होगा तो ऑब्वियसली वहां से हमें क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। खाना किस लिए खाते हो आप? ऐसा तो नहीं है कि खाना भूख लग रही है हम खा रहे हैं, ठीक है, भूख लग रही है, बट उससे हमें मिलता क्या है? तो जो भी हम खाना खाते हैं ना, तो खाना से हमें लास्टली क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। एनर्जी मिलती है तभी तो हम किसी भी वर्क को कर सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं, कहीं भी हम जा सकते हैं, ड्यू टू एनर्जी, राइट। इसके बाद लास्टली क्या हो जाता है? ईजेशन होता है। खाना खाया, डाइजेशन करा, एब्जॉर्प्शन करा, एसिमिलेशन हुआ, यानी एनर्जी भी तो मिल गई। अब एनर्जी मिल गई तो जो भी खाना खाते हैं, क्या ऑल आर डाइजेस्टेड? नो। जो आपके अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं फूड पार्टिकल्स, उसको क्या करना होता है? थ्रू आउट द बॉडी भी तो करना होता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? ईजेशन कहते हैं। यानी रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, यानी जो फूड आपका डाइजेस्ट नहीं हुआ वो रिमूव हो जाएगा थ्रू द एनस, राइट। इसी को हमने क्या कहा? ईजेशन कहा। तो यानी ये न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में जो स्टेप्स होते हैं 5 होते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए फटाफट से रिपीट कर लेते हैं 5 स्टेप्स कौन कौन होते हैं। फर्स्ट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड लास्टली इज ईजेशन। ओके, इंजेशन और ईजेशन में आपको क्लियर रखना है। इन मतलब क्या करा आपने? इनटेक करा, तो इंजेशन याद रहेगा। ईजेशन मतलब थ्रू आउट, राइट, उसको हम ईजेशन कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 चीजें आपको पढ़नी है।
पहला जो पढ़ना है ये आपको पढ़ना है एलिमेंट्री कैनाल। क्या पढ़ना है आपको? एलिमेंट्री कैनाल। और जो दूसरा है आपका, इसे हम बोलते हैं एसेसरी ऑर्गन। क्या बोलते हैं हम इसे? एसेसरी ऑर्गन कहते हैं। एसेसरी ऑर्गन कहिए या एसोसिएटेड ऑर्गन भी कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं? एसोसिएटेड ऑर्गन। यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें दो चीजें हमें डिस्कस करना है। प्रॉपर एलिमेंट्री कैनाल, यानी एलिमेंट्री कैनाल का क्या रोल है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, और आपका एसेसरी ऑर्गन का किस तरीके से उसमें इन्वॉल्वेशन है। ठीक है, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल हम समझते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप लिखिए हम क्या स्टडी कर रहे हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा क्या है? टॉपिक है। यानी एक ह्यूमन में डाइजेशन कैसे कैसे होता है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको क्लियर करा कि एलिमेंट्री कैनाल और आपके एसेसरी ऑर्गन्स क्या करते हैं? डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? ठीक है, तो a long hollow tube which contains organ through which the food actual passes mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine। देखिए एलिमेंट्री जो कैनाल है ना, एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और उस हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से होता क्या है? वहां से फूड पासेस कराए जाते हैं। यानी जो भी आप खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है, जिस जिस रास्ते से वो खाना क्या होता है डाइजेशन के प्रोसेस तक पहुंचता है, उन सारे ऑर्गन्स को क्या कहते हैं? हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो भाई खाना कहाँ से खाते हैं? ऑब्वियसली मुंह से खाना खाना हम स्टार्ट करते हैं। यानी माउथ आपका क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है एलिमेंट्री कैनाल में। तो माउथ के बाद खाना कहाँ जाता है? माउथ के बाद खाना ओइसोफेगस में जाता है। ओइसोफेगस के बाद खाना कहाँ जाता है? हमारे स्टमक में। देन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में। इसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो थ्रू आउट दे हो जाते हैं एनस के थ्रू। राइट, तो ये सारे जो पाथ हुए, यानी ये जो रास्ता हुआ, सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो एक ऐसा रास्ता जहां से खाना डाइजेशन के प्रोसेस को क्या कर रहा है? कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, उसी रास्ते को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका क्या है? ये माउथ है। ठीक है, यहां से इसको हमने क्या कहा? ये हमारा माउथ है। ठीक है, माउथ। अभी मैंने बोला कि एलिमेंट्री कैनाल में 7 स्टेप याद रखने हैं। ये जो 7 स्टेप्स होंगे इनको मिला के हम एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे, सिंपल अगर देखा जाए तो। फर्स्ट इज माउथ। माउथ के बाद जो आपका एलिमेंट्री कैनाल में पार्टिसिपेट करता है वो करता है आपका ओइसोफेगस। क्या करेगा? ओइसोफेगस। यानी खाना खाया आपने, ओइसोफेगस में आया। ओइसोफेगस के बाद खाना कहाँ जाता है? हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में गया। स्टमक के बाद जो खाना होता है, अब देखिए यहाँ पर जैसे आप आएंगे ना स्टमक में, तो यहाँ पर आपको लार्ज इंटेस्टाइन दिख रहा है। तो क्या खाना डायरेक्ट लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है स्टमक से? जी नहीं, खाना लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं जाता। आपको लार्ज इंटेस्टाइन दिख रहा है, बट ये जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, ये पीछे के साइड से क्या होता है? कनेक्टेड रहता है स्टमक से। तो जो खाना स्टमक के बाद कहाँ आता है? सीधे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। खाना कहाँ आता है? सीधे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद जो क्या होता है? आपके लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन आपका ये है, लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद जो भी आपका अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या होगा? थ्रू आउट हो जाएगा एनस के थ्रू। क्या हो जाएगा? एनस के थ्रू आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने स्टेप्स आपके इन्वॉल्व हुए? माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्टली इज एनस। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके 7 स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर ये 7 स्टेप्स आपके आ रहे हैं तो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री कैनाल। यानी एक ऐसा रास्ता जहां से खाना क्या होता है? डाइजेशन के प्रोसेस को शुरू करके और लास्ट करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इन 7 को मिलाकर ही हम क्या कहते हैं? कहते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहेंगे हम? एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे।
अब हम देखते हैं कि एसेसरी ऑर्गन्स। देखिए खाना तो, अब देखिए ये जो आपके एक एक पार्ट है ना, कैसे खाना खाते हैं, कैसे डाइजेशन होता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। एक एक ऑर्गन लेके हम डिस्कस कर लेंगे ताकि वहां से कोई भी आपको डाउट ना रहे, ठीक है, और सारी डाउट्स क्लियर हो जाए। एकदम आराम से आप लोग पढ़िए, क्योंकि देखिए पूरा अगर आप वीडियो देखते हैं तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप क्या करें, शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा आपको क्लासेस देखने होंगे। अगर क्लासेस देखते हैं आपको तो अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि चीजें क्या पढ़ाई चल रही है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं भाई, चलो ये तो आपका क्या कर रहा है, डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। लेकिन एक बात बताओ कि ये सब क्या कर रहे हैं, ये क्या करते हैं ना, ये बोलते हैं ठीक है डाइजेशन में हम पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन हम ना डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम ना साइड साइड से करेंगे, यानी साइड साइड से जो चीजें होगी मेरे लायक मैं कर दूंगा। तो इनको बोला गया एसेसरी ग्लैंड, और एलिमेंट्री ग्लैंड उनको बोला गया जो डायरेक्ट क्या कर रहे थे, आपको डाइजेशन में हेल्प कर रहे थे। तो अब देखिए यहां पर क्या है आपका, यहां पर सबसे पहले क्या आता है आपका लीवर, जो मैं ब्लू से लिख रही हूं ना, ये सारे क्या होंगे आपके एसेसरी ऑर्गन्स होंगे। तो ये आपका लीवर होगा, ये क्या है आपका पैंक्रियाज हो गया आपका, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, इसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, ठीक है। गॉल ब्लैडर के बाद आपका लीवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ना आपके क्या होते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड भी होते हैं, क्योंकि डाइजेशन में ना स्लाइवरी ग्लैंड भी बहुत ज्यादा रोल रखते हैं, मतलब स्लाइवा भी रोल रखता है। तो ये स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा सिक्रीट होता है, इसको भी आगे ही हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारे क्या हैं आपके एसेसरी ऑर्गन्स होता है। और देखिए यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना है ना, इसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। आपने सुना होगा कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है किसी किसी का, तो इसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। ये आपका एक्चुअल में ह्यूमन बींग्स में आपका जो होता है वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, मतलब इसका कोई फंक्शन नहीं है हमारी बॉडी में, ठीक है। लेकिन इसमें फिर क्या प्रॉब्लम हो जाती है, ऑपरेशन होता है तो इसमें क्या होता है, जो भी यहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो गलती से क्या होता है अपेंडिक्स में आ जाता है, और धीरे धीरे रह के उसमें क्या होने लगता है, पॉइजनस का फॉर्मेशन होने लगता है। इसलिए अगर ज्यादा इसमें प्रॉब्लम होता है तो इसे ऑपरेशन करके क्या कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। अगर आप बॉडी से बाहर नहीं करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक टाइम पर इन्फेक्शन के कारण फट जाएगा, और फटने के बाद क्या होगा, पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाएगी, जिसके कारण डेथ भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि एसेसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं। कि ऑर्गन्स दैट हेल्प इन डाइजेशन, यानी एसेसरी ऑर्गन्स जो क्या करेंगे, डाइजेशन में हेल्प करेंगे, बट नॉट फूड पासेस थ्रू, लेकिन इनसे फूड पास नहीं करेंगे, यानी फूड पास नहीं होंगे, लेकिन ये क्या करेंगे, डाइजेशन में हेल्प करेंगे। और वो कौन कौन से, लीवर, पैंक्रियाज, आपका स्लाइवरी ग्लैंड, एंड आपका क्या हो जाएगा, गॉल ब्लैडर भी इसी में आ जाएगा। और यहाँ पर आपको ये लेवलिंग जो है ना बहुत अच्छे से याद रखना है, एग्जाम्स में आ सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू। एक्चुअली में आपको ये जो डायग्राम है अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। और ये क्या क्या इनके नाम है सारे ऑर्गन्स के, ये लर्न कर लीजिएगा। और एक बात अगर मैं बता दूं तो एलिमेंट्री कैनाल का जो लेंथ होता है ये आपके कितने होते हैं, 7 to 9 मीटर अप्रॉक्स इनके क्या होते हैं, लेंथ होते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं एक एक करके कि आपका माउथ क्या है, स्टमक क्या है, ओइसोफेगस क्या होता है। यहाँ पर ना डिटेल से अब सारे ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे, यानी हमारा टॉपिक है स्टेप्स इन ह्यूमन न्यूट्रिशन इन डिटेल्स, यानी ह्यूमन में न्यूट्रिशन जो होते हैं वो कैसे कैसे किस किस प्रोसेस के द्वारा होता है उनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो जैसा कि हमने फर्स्ट समझा था इंजेशन, इंजेशन मतलब क्या, खाना को इनटेक करना। तो इनटेक कहाँ से करते हैं, ऑब्वियसली मुंह से ही तो खाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है ये है माउथ। अब देखो कोई आपसे पूछता है कि माउथ क्या है, माउथ का डेफिनेशन आप क्या दे सकते हो, तो आप ये बोल सकते हो कि गैप बिटवीन अपर लिप एंड लोअर लिप, ठीक है। तो इनके बीच में जो गैप बनते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं। तो माउथ को एक चीज और कह सकते हैं हम, बकल कैविटी, क्या कह सकते हैं, बकल कैविटी कह सकते हैं। अब इसके बारे में समझते हैं। माउथ क्या करता है, फूड इज इंजेस्टेड, सबसे पहले खाना को माउथ के थ्रू ही हम क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, इनटेक करते हैं। कि इसके बाद क्या होता है, च्यू एंड क्रस्ट विद द हेल्प ऑफ टीथ। जो भी हम खाना खा रहे होते हैं, खाना खाने के बाद हमारा टीथ क्या करता है, किसी भी चीज को चबाने में और उसको क्रश करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है।
इसके बाद आता है आपका टंग आता है। टंग इज यूज फॉर टेस्टिंग एंड मिक्सिंग ऑफ फूड विद स्लाइवा। यानी टंग क्या करता है, जो भी हम खाना खा रहे होते हैं उसको क्या करता है, रोटेट करने में, यानी उसको मिक्स करने में मदद करता है। और साथ में साथ हम टेस्ट किससे करते हैं, देखिए हमारा जो टंग होता है ना, टंग पे क्या होता है, टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं, जिससे कि आप खाना का टेस्ट बता सकते हो कि ये कैसा लग रहा है आपको, स्वादिष्ट लग रहा है, खट्टा लग रहा है, तीखा लग रहा है, मीठा लग रहा है, कैसा लग रहा है। ये सब कैसे होते हैं, टंग पे हमारे टेस्ट बर्ड्स कुछ होते हैं, जिससे कि हमें समझ में आता है कि वो चीजें कैसी है। ठीक है, और ये सारे चीज कैसे मिक्स हो रहे हैं, स्लाइवा की वजह से मिक्स हो रहे हैं। अगर स्लाइवा ना बने तो कोई भी चीज अगर हम खाते हैं तो उससे क्या होगा, निगलने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी, यानी हम उसे निगल नहीं सकते हैं। तो ये क्या करता है, स्लिपरी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जो भी हम खाना खा रहे होते हैं। होता है ना कि कुछ भी आपने खट्टा चीज देखा, एकदम माउथ में ऐसा लगता है कि बस टपक जाएंगे लार से, मतलब स्लाइवा को हम लार कहते हैं हिंदी में। तो वो क्या होता है, स्लाइवा यहाँ से, ये स्लाइवा आता कहाँ से, तो देखिए हमारे माउथ में ना कुछ क्या होते हैं, स्लाइवी ग्लैंड आपके प्रेजेंट होते हैं, जहां से क्या होता है, स्लाइवा सिक्रीट होता है। और इसका काम क्या है, जो भी हम खाना खा रहे होते हैं उनके साथ ये मिक्स होके क्या करता है, उनको स्लीवरी फॉर्म प्रोवाइड करता है, जिससे कि खाना क्या होता है, आगे हम निगल के फिर खाना हमारा ओइसोफेगस में जाता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि स्लाइवरी ग्लैंड, यानी देखिए स्लाइवरी ग्लैंड से क्या सिक्रीट हुआ, स्लाइवा। क्या सिक्रीट हो रहा है आपका, सिक्रीट हो गया, स्लाइवा सिक्रीट हुआ। अब ये स्लाइवा में ऐसे क्या पाए जाते हैं, ठीक है, क्या सिर्फ ये निगलने में मदद करता है, नहीं, ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है। ओके, तो स्लाइवरी एमाइलेज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, स्लाइवरी एमाइलेज, और ये एक तरीके का क्या होता है, आपका इंजाइम होता है। ठीक है, क्या होता है, इंजाइम। अब जैसा कि यहाँ पर बताया कि स्लाइवरी आपके जो एमाइलेज है ये हेल्प करते हैं डाइजेशन, किस चीज के, ऑब्वियसली फूड, जो खाना हम खाएंगे उसी को तो क्या किया जाएगा, डाइजेस्ट किया जाएगा। तो जो भी खाना खा रहे हैं तो उसको ब्रेक डाउन करते हैं, यानी खाना में क्या पाया जाता है, स्टार्च पाए जाते हैं। तो स्टार्च को ब्रेक डाउन कौन करता है, स्लाइवरी एमाइलेज ब्रेक डाउन करता है, और ये ब्रेक डाउन करके किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में। यानी आप स्टार्च को कॉम्प्लेक्स शुगर भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी खाने में जो कॉम्प्लेक्स शुगर होता है उसको ब्रेक डाउन करने का काम किसका है, स्लाइवरी एमाइलेज का है। और ये कॉम्प्लेक्स शुगर को किस में कन्वर्ट करता है, आपका सिंपलर शुगर में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स लाइक एक स्ट्रक्चर अगर देखते हैं हम नॉर्मल सा, तो कुछ ऐसे, मतलब ऐसे क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स आपके स्ट्रक्चर होंगे, और जब ये सिंपलर शुगर में जब ये क्या करे होंगे, ब्रेक डाउन होंगे, तो कुछ ऐसे ऐसे बन जाएंगे आपके। ठीक है, तो अभी हमने माउथ क्लियर करा कि माउथ क्या होता है। अब हम समझ रहे हैं ओइसोफेगस, यानी खाना जो हम इंटेक करते हैं माउथ से करते हैं, माउथ के बाद खाना कहाँ जाता है, हमारे ओइसोफेगस में जाता है। ठीक है, तो ओइसोफेगस के बारे में समझते हैं कि आखिर ओइसोफेगस क्या होता है। तो देखिए ओइसोफेगस को ना हम फूड पाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं। तो देखो स्ट्रक्चर कुछ होता है ना ओइसोफेगस का, आपका अगर अलग से मैं बना दूं तो ओइसोफेगस ऐसे होता है, यानी यहाँ से माउथ से कनेक्ट होगा ओइसोफेगस, फिर ओइसोफेगस आगे किससे कनेक्ट होता है, स्टमक से कनेक्ट होता है। क्लियर, तो आपका जो ये आपका ओइसोफेगस है, फूड ऐसे ऐसे आ रहे होंगे ओइसोफेगस से, जब आप खाना खाते हैं तो फूड कहाँ से आता है, माउथ से ओइसोफेगस में आता है। तो देखो ओइसोफेगस में ना एक चीज होती है, जब हम खाना खाते हैं तो ओइसोफेगस में ना एक मूवमेंट होता है, यानी ये ओइसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर एक्सपेंस करेगा, यानी एक्सपेंस और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी फैलते हैं और सिकुड़ते हैं ये। और ये फैलना और सिकुड़ना जो होता है एक मूवमेंट होता है इसमें, जिसके कारण ये होता है, और उसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। देखो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहो आप या पेरिस्टाल्टिक कहो, ठीक है, दोनों क्या है आपके सही होंगे। तो ये क्या करते हैं, ये मूवमेंट आपका होता है जिसके कारण खाना क्या होता है, माउथ से खाते तो नीचे की ओर आता है। क्या ऐसा होगा क्या कि खाना अगर आप खाते हैं और आप सो जाते हैं तुरंत ही कुछ टाइम बाद, तो अगर आप किसी भी तरीके से अगर आप बोलो अरे दीदी कोई बात नहीं खाना नीचे जा रहा है ना, तो खाना नीचे क्यों जा रहा है, एक तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है, ठीक है, और ड्यू टू ग्रेविटी एवरीथिंग इज अट्रैक्टेड डाउनवर्ड, राइट। तो आप बोलोगे कि ठीक है यहाँ पर ग्रेविटी भी तो काम कर रही है, लेकिन एक काम करेंगे आप, जब भी आप खाना खाएंगे उल्टे लटक जाओ,
अरे ज्यादा देर क्लीन लटकना, लटकना भी नहीं है वैसे आप लोगों को, बस बता रही हूँ मैं आपको। अगर खाना खा के कोई उल्टे भी लटक जाता है ना, तो भी उसका खाना जो होगा ना माउथ से होते हुए, ओइसोफेगस से होते हुए स्टमक में ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इसमें होता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। चाहे आप उल्टे लटक जाओ या आप कैसे भी सो जाओ, खाना आपका क्या हो जाएगा, डाइजेशन के प्रोसेस तक चला जाएगा। यानी खाना हम खाएंगे तो वो ओइसोफेगस में ही नहीं रहेगा, माउथ में नहीं रहेगा, सीधे क्या होगा, वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू स्टमक में जाता है। यानी ये क्या होता है, खाना इसमें आते ही ये क्या करते हैं, कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, एक्सपेंशन होता है इसमें, और जिसके कारण खाना क्या होता है, नीचे की तरफ चला जाता है। अब देखा जाए तो एक बार हम डेफिनेशन से क्लियर करते हैं कि फूड इज पुश डाउनवर्ड, यानी ओइसोफेगस में खाना क्या होता है, नीचे की तरफ क्या होता है, पुश होता है। तो आप ध्यान रखें, जरूरी नहीं है कि अगर आप बैठ रहे हैं और सो रहे हैं तभी खाना आपका नीचे की तरफ डाउनवर्ड जाएगा। आप किसी भी पोजीशन में रहें, जो भी खाना खाएंगे वो डाउनवर्ड ही जाएगा ओइसोफेगस में, राइट। अब यहाँ पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। जैसे इसमें खाना जाता है तो ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर आपका एक्सपेंस करेगा। और ये जो होता है ना, इस जो फूड पाइप होता है इसमें मूवमेंट होने लगती है, यानी जो आपके फूड पाइप होते हैं उसमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो मूवमेंट जो स्टार्ट हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, या पेरिस्टाल्सिस भी आप बोल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है, इट इज अ इनवॉलेंट्री मसल्स। देखिए यहाँ पर जो होता है ना, ओइसोफेगस के जो मसल्स होते हैं ये आपके इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स उसको कहा जाता है जहां पर कि आपको बाहर से कोई एक्शन नहीं करना होता, वो विदाउट एक्शन ही उसमें क्या होते हैं, मूवमेंट होते रहते हैं। जैसे हार्ट बीट करना, तो हार्ट बीट क्या हम उसे बताएंगे कि भाई तुम्हें बीट करना है तुम बीट करो, ऐसा तो नहीं है, वो अपने आप क्या होता है, हार्ट बीट होते रहता है। तो यह हमारे स्टमक है, स्टमक में भी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है क्योंकि खाना तो स्टमक में भी जा रहा है ना। सेकेंड पॉइंट समझते हैं, यहाँ पर इट इज इनवॉलेंट्री मसल्स, यानी जो ओइसोफेगस के मसल्स होते हैं ये इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स का मतलब होता है कि जिसमें ना बाहर से कोई फोर्स ना लगाना पड़े, यानी उसको बोलना ना पड़े कि तुम्हें मूवमेंट करना है, तुम मूवमेंट करो, ठीक है। तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट भी होता है और इनके मसल्स को इनवॉलेंट्री मसल्स कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, अपने आप मूव कर सकता है, इसमें बाहर की कोई एक्शंस की जरूरत नहीं है। लाइक हमारा जो हार्ट होता है, ठीक है, तो उसमें अगर मूवमेंट की बात की जाए तो उसमें क्या होता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है, यानी जो अपने आप हो रहा है। तीसरा पॉइंट है इनवॉल्व स्मूथ मसल्स, यानी ओइसोफेगस में क्या होते हैं, मसल जो होते हैं ये कैसे होते हैं, आपके स्मूथ मसल्स होते हैं। तो यहाँ पर ये था ओइसोफेगस की, ओइसोफेगस में क्या क्या होता है, कैसे इसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, ठीक है। इसी कारण ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंशन करते हैं जब खाना हमारे ओइसोफेगस में आते हैं। तीसरा जो है हमारा ये है स्टमक, और स्टमक के बारे में हम समझते हैं प्यारे से प्यारे स्टमक के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि स्टमक होता क्या है। देखिए स्टमक जो होता है ये जे शेप स्ट्रक्चर होता है। भाई कैसा होता है जे शेप स्ट्रक्चर, तो मैं बनाकर आपको दिखा दूं कि स्टमक का स्ट्रक्चर कैसे होता है। कुछ हमारे स्टमक का स्ट्रक्चर जो होता है ना आपका कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। जे शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्टमक कहते हैं। यानी जब हम खाना खा रहे थे, माउथ से हमने खाना खाया तो माउथ का पार्ट हमने कंप्लीट करा, माउथ के बाद खाना कहाँ आता, ओइसोफेगस में आता, ओइसोफेगस हमने कंप्लीट करा, ओइसोफेगस के बाद जो खाना आता है वो कहाँ आता है, हमारे स्टमक में आता है। तो स्टमक क्या होता है आपका, जे शेप स्ट्रक्चर होता है, यानी जे लाइक स्ट्रक्चर होता है आपका स्टमक का। बात करते हैं कि आखिर ये स्टमक प्रेजेंट कहाँ होता है। तो स्टमक जो होता है हमारे एब्डोमेन, एब्डोमेन मतलब पूरे को हम क्या बोलते हैं, एब्डोमेन बोलते हैं, पूरे पेट वाले पार्ट को, ठीक है। अब एब्डोमेन में जो लेफ्ट साइड है, मतलब इधर साइड, यहाँ पर क्या होता है, आपके स्टमक होते हैं, यानी यहाँ पर क्या होता है, आपके स्टमक होते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि जो आपके स्टमक होते हैं ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, यानी एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में ये प्रेजेंट होते हैं। आखिर स्टमक में होता क्या है, ऑब्वियसली खाना स्टमक में ही जाता है, तो फूड इज फॉर द डाइजेस्टेड इन स्टमक। अच्छा, जो खाना का डाइजेशन होता है तो ये क्या सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, नहीं, स्टमक में जो खाना होता है अप्रॉक्स 3 आवर्स तक जो खाना होते हैं ये हमारे स्टमक में होते हैं, और डाइजेशन का जो प्रोसेस शुरू होता है वो आपके स्टमक में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि फूड इज फॉर द डाइजेस्टेड इन स्टमक। एंड जो आपके स्टमक है, ये स्टमक का जो वॉल होता है ये कैसा होता है, मस्क्यूलर होता है,
यानी मस्कुलर इसका क्या होता है, वॉल होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है, मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड इनटू टू वेज। अब देखिए जो स्टमक का जो ये मसल्स है ये कैसे होते हैं, मस्कुलर होते हैं, इनके वॉल जो होते हैं मस्कुलर होते हैं। और ये डाइजेशन में कैसे हेल्प करते हैं, तो ये डाइजेशन में हेल्प दो तरीके से करते हैं। सबसे पहला जो होता है, पहला होता है आपका मैकेनिकल डाइजेशन। आखिर मैकेनिकल डाइजेशन में ऐसा क्या हो रहा होगा, तो देखो जो मैकेनिकल डाइजेशन होता है यहाँ पर क्या होता है, जो भी खाना, यानी वहां पर जब भी 3 घंटे, अभी मैंने बोला कि खाना वहां पे रहता है हमारे स्टमक में, तो वहां पर जो मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है, चर्निंग होता है, यानी चर्न होते हैं फूड। मतलब क्या होना, चर्न का मतलब क्या हो, जैसे ही खाना मान लो सपोज जैसे कि ये हमारा स्टमक है, ठीक है, मान लो ये हमारा क्या है, मतलब आप लोग अच्छे से और बना लेना, ठीक है, ड्राइंग पर मत जाना, मेरी डायग्राम पर, ओके। तो ये क्या है, हमारा स्टमक है। तो स्टमक में क्या है, फूड आए, ठीक है, फूड आएगा तो जैसा कि अभी मैंने बताया था कि ये भी क्या एक तरीके से इनवॉलेंट्री मसल्स है, यानी इसमें भी मूवमेंट क्या हो रहा होगा। तो इसमें कुछ केमिकल्स यानी यहाँ पर जो होते हैं ना, ये हमारे स्टमक के वॉल है, और यहाँ पर ना कुछ ग्लैंड पाया जाता है। ये ग्लैंड क्या करते हैं, केमिकल सिक्रीट करते हैं, और जब ये केमिकल्स मिलते हैं तो फूड क्या होते हैं, एक ही में मिक्स होते हैं, यानी केमिकल्स फूड के साथ मिक्स करने को ही क्या बोलते हैं, हम चर्न कहते हैं, ठीक है। तो ये था कि मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है, यानी फूड का चर्निंग होना, फूड चर्न होते हैं किसके साथ मिलके, आपके कुछ केमिकल्स के साथ मिलके। और बात करते हैं दूसरा क्या होता है, दूसरा हम बोलते हैं केमिकल डाइजेशन। ये क्या था, मैकेनिकल डाइजेशन, दूसरा क्या है, केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में क्या होता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड, केमिकल डाइजेशन में क्या पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है स्टमक के वॉल पे, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, कुछ वहां से आपके गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं। जैसे सपोज ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टमक है, ठीक है, ये हमारे स्टमक है। तो स्टमक पे क्या होते हैं, यहाँ पर जो ग्लैंड होते हैं, यहाँ पर जो ग्लैंड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है ना, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है। क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है। अब देखिए ये जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं ना, ये 3 टाइप के होते हैं। तो अभी हम करते हैं क्लियर इसके बारे में कि गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, कैसे इनका रोल होता है डाइजेशन में, कैसे ये हेल्प करते हैं डाइजेशन में, ठीक है। वैसे गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं ये आपके 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है आपका, गैस्ट्रिक जूस आपके 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो होता है आपका पेप्सिन है, दूसरा आपका HCl है, तीसरा आपका क्या है, म्यूकस है। इनके क्या क्या काम है, क्या क्या करते हैं ये भाई, इनके काम क्या है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पता नहीं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पेप्सिन का काम क्या है। पेप्सिन एक क्या है, एंजाइम्स है, ठीक है, जो क्या करता है, ब्रेक डाउन द फूड, यानी हमारे स्टमक में जो भी क्या आएंगे, फूड आएंगे, यानी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्या है, हमारा स्टमक है। क्या है भाई, स्टमक है। स्टमक के जैसे मैंने बोला कि ये वॉल होते हैं, इसके साइड में क्या लगे रहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड रहते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट कर रहे हैं। गैस्ट्रिक जूस में कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। तो पहला पेप्सिन हम पढ़ रहे हैं। तो पेप्सिन का काम क्या है, वो वो क्या होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलेगा और निकल के ये क्या होगा, यहाँ पर रिलीज होगा, ठीक है। ऑलरेडी इसमें क्या होंगे, फूड भी प्रेजेंट होंगे, तो ये क्या करेगा, फूड को ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। फूड को क्या करेगा, तोड़ने का काम किसका है, पेप्सिन का है, यानी जो भी खाना स्टमक में प्रेजेंट है उसको तोड़ने का काम पेप्सिन कर रहा है। अब बात करते हैं HCl क्या है। देखिए HCl जो होता है, अगर देखा जाए तो ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इसका काम क्या है, मेक द मीडियम ऑफ एसिडिक। ये जो होता है ना, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है किसको, पेप्सिन को, ठीक है, यानी एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। अब देखिए जो HCl है ये क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, यानी जो भी खाना का ब्रेक डाउन हो रहा है उसको एसिडिक मीडियम कौन दे रहा है, HCl दे रहा है। और इसका एक और काम है, एक फंक्शन और है कि ये क्या करते हैं, जो भी फूड के साथ बैक्टीरिया आते हैं, यानी जो भी हम खाना खाते हैं, तो खाना सिर्फ खाना के साथ ऐसा नहीं है कि कुछ बाहर के ऑर्गेनिजम्स नहीं आ रहे होंगे, राइट। खाना के साथ साथ क्या होते हैं, बाहर के जो भी बैक्टीरिया होते हैं उसे भी हम खा लेते हैं।
तो उसे हम खाते हैं तो वो हमारे स्टमक में ऑब्वियसली जाते होंगे, तो स्टमक में जाएगा, अगर HCl नहीं होता तो वो जाता, तो फिर इन्फेक्शंस होते हैं, हमें बीमारी होती फिर हमें, ठीक है। तो ये HCl क्या करता है, जो भी वो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने का काम करता है। देखिए HCl जो होता है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर लाइक HCl अगर एक ड्रॉप अगर हमारी स्किन पर गिर जाए, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, वो पूरा का पूरा स्किन वहां का जला देगा। और ट्राई नहीं करना है, ओके, बस जस्ट समझा रही हूं मैं आपको कि अगर ये स्किन पर गिरता है तो वहां का पूरा एरिया क्या हो जाएगा, जल जाएगा। बट सोचो हमारे स्टमक में ये डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, वो भी इंटरनली, फिर हमें प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रहा है? अगर ये इतने स्ट्रॉन्ग एसिड है कि अगर एक ड्रॉप हमारे स्किन पर आता है तो हमारे स्किन वहां के जल जाएंगे, तो फिर हमारे स्टमक में हार्मफुल क्यों नहीं है? ये कैसे ये हमारे लिए बेनिफिट है हमारे स्टमक में? देखिए ये हमारे खाना के डाइजेशन में तो हेल्प कर रहा है, साथ में जो बैक्टीरिया हमारे साथ जा रहे हैं उनको भी क्या कर रहा है, मारने का काम कर रहा है। लेकिन इनको प्रोटेक्ट कौन करेगा? कोई तो होगा जो HCl से हमारे स्टमक को बचा रहा होगा। हाँ जी, है ना, ये म्यूकस, ठीक है। म्यूकस क्या करता है, ये बहुत स्मार्ट है, ये बोलता है ठीक है HCl तुम तो सिक्रीट हो रहे हो, तुम्हारा काम है सिक्रीट होना। म्यूकस क्या करेगा, ये बोलेगा, दौड़ दौड़ आएगा और बोलेगा स्टमक की जो भी लेयर्स होंगे ना उसको मैं प्रोटेक्ट करूंगा। यानी म्यूकस देखा जाए तो प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, यानी ये स्टमक के इनर लाइनिंग को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? HCl से प्रोटेक्ट करता है। अच्छा क्या होता अगर म्यूकस नहीं होता, प्रोटेक्ट नहीं करता, भाई क्या प्रॉब्लम थी, ऐसी क्या आ जाती बात, ठीक है। अगर देखिए म्यूकस नहीं होता तो HCl क्या करता है, डायरेक्ट हमारे स्टमक पर जाता और स्टमक पे जाके उसको क्या करता, हार्म करता, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम होती, बीमारी होती, ठीक है। अभी बताऊंगी क्या होता है। देखिए जो म्यूकस होता है ना, ये क्या होता है, एक हार्ड लाइनिंग होती है, मतलब हार्ड लेयर होता है जो कि HCl को भी क्या कर लेता है, प्रोटेक्ट कर लेता है। लेकिन क्या ये कभी डैमेज नहीं होगा? ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो क्या वो सीक्रेट होगा तो म्यूकस को कोई हार्म नहीं होगा? म्यूकस को भी हार्म होता है। इसीलिए कहा जाता है कि टाइम से खाना खाइए। अगर आप टाइम से खाना नहीं खाते हैं तो क्या होगा, देखिए HCl क्यों हो रहा है, HCl सीक्रेट हो रहा है तो खाना को डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। अगर हमारे पेट में खाना नहीं रहेंगे, यानी पेट हमारा क्या रहेगा, बिल्कुल खाली खाली सा रहेगा, तो जब HCl आपका सीक्रेट होगा तो वो डायरेक्ट हिट किस पे करेगा, म्यूकस पे करेगा। म्यूकस भी कितना देर उसको संभालेगा, वो भी तो बेचारा हार्म होगा ना, यानी उसको भी क्या होगी, इंजरी होगी। तो वहां पर क्या होगा, म्यूकस धीरे धीरे डैमेज होने लगेगा। अगर म्यूकस आपका डैमेज हो गया तो ये डायरेक्ट हिट किस पे करेगा, स्टमक के वॉल पे करेगा। जब स्टमक के वॉल पे अगर HCl हिट करता है तो धीरे धीरे वहां पर क्या हो जाएगा, एक अल्सर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अल्सर देखा जाए तो एक छोटा सा आपका कैंसर का रूप होता है, वो आपका फॉर्मेशन हो सकता है। इसलिए टाइम से खाना चाहिए ताकि हमारे पेट में खाना रहे और HCl अपना प्रॉपर फंक्शन कर सके, ठीक है। और अगर आपको बता दूं और अगर एक चीज देखा जाए तो देखिए, अगर हाईली सिक्रीशन ऑफ HCl यानी ज्यादा से ज्यादा सिक्रीशन होता है HCl का, तो वहां से ना एसिडिटी की भी प्रॉब्लम होती है। आपने सुना होगा, बोलते हैं अरे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो वो एसिडिटी की प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि अगर हमारे स्टमक में HCl का मात्रा ज्यादा हो जाता है तो वहां पर एसिडिटी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि आप करके लिख लें, excessive secretion of HCl to form acidity, इनो और एसिडिटी भागाओ, ठीक है। तो इनो क्यों पीते हैं, क्योंकि इनो क्या है, इनो में आपका बेसिक फंक्शन होता है जो कि एसिडिटी को कम करने में क्या करता है, हेल्प करता है, इसलिए लोग इनो पीते हैं साइड से, ठीक है। यानी एसिडिटी को थोड़ा सा क्या किया जाए, कम किया जा सके। खाना होता है ये चले जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो अभी समझते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे कैसे प्रोसेस होते हैं सारे के सारे।